चलो बच्चों, अब हम इसका सेक्शन बी शुरू करने जा रहे हैं। सेक्शन बी को सॉल्व करते हैं। अब देखो, आपको जो क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहले उसकी रीडिंग करते हैं। उन्होंने बोला है फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अब आपको देखो, कंसिस्टेंट किसको बोला जाएगा? जिसका मिनिमम वन सोल्यूशन हो और मैक्सिमम उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। इनकंसिस्टेंट किससे बोला जाएगा? जो नो सोल्यूशन की कंडीशन रखता हो। अब आपको इसमें चेक करके बताना है कि ये कंसिस्टेंट का केस है या इनकंसिस्टेंट। तो आप इन्हें नोट कर लो अपनी नोटबुक में और चेक करके आप बता सकते हैं या चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट की केस है या इनकंसिस्टेंट की। तो अब हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं और देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 और आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से गिवन है 3x + 2y = 8। सबसे पहले आप RHS में क्या बना देंगे? 0। तो 3x + 2y - 8 = 0। RHS में 0 इसलिए बोला गया है क्योंकि स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन ax + by + c = 0 होता है। इक्वल टू में क्या आता है? 0, इसलिए इसको चेंज किया। अब आगे उन्होंने बोला 6x - 4y = 9। इसको भी अपन RHS में 0 बनाएंगे। तो 6x - 4y - 9 = 0, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद आप लिखेंगे a1/a2। a1/a2 का आंसर आएगा 3/6, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/2। उसके बाद आप लिखेंगे b1/b2। b1 का आपको आंसर दे रखा है 2 और b2 का आंसर दे रखा है -4। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1/2। अब आप चेक करेंगे क्या ये दोनों आंसर सही हैं। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ऐसा होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो मेरे प्यारे बच्चों ये कंडीशन होती है यूनिक सोल्यूशन की। किसकी कंडीशन होती है? यूनिक सोल्यूशन। यानी जो सोल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे? यूनिक होंगे। और यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक सोल्यूशन। अब एक सोल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट हो, कंडीशन किसकी हो जाती है? कंसिस्टेंट की। किसकी हो जाती है? कंसिस्टेंट। यानी आपको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है वो कैसा है? कंसिस्टेंट है। वो कैसा है? कंसिस्टेंट। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही ईजी वे में क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी स्पेशल ऑपरेशन किया नहीं है ना। बस आपको ये कॉन्सेप्ट लर्न होना चाहिए। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये कंडीशन किसकी होती है? यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन ही किसके लिए आगे फर्दर कंडीशन देता है? कंसिस्टेंट के लिए देता है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको एक फिगर दे रखा है। ओके, मतलब ट्राइंगल वाले एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम in which AB is parallel to CD, AB is parallel to CD and EF, मतलब all three sides are parallel to each other। और आपको प्रूफ ये करना है AE/ED इज इक्वल टू BF/FC। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और इसका डायग्राम आपको दोबारा से बना लेना चाहिए। आप अपनी कॉपी में इसको वीडियो को पॉज करके इसका डायग्राम बना लो, है ना, जिससे आपको इजीली इन चीज़ों को समझने में आसानी रहे। अभी मैं आपके लिए इसका डायग्राम दोबारा से बनाता हूँ, है ना। चलो बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। अब क्वेश्चन नंबर 22 आपको दे रखा है इस तरीके से। आपको एक ट्रेपेजियम गिवन है जिसकी नेम है ABCD। इसमें आपको EF साइड दे रखी है, EF लाइन दे रखी है। ये पैरेलल है AB के और CD के। और आपको एक स्टेटमेंट प्रूफ करना है। जो प्रूफ करना है उसको हम राइट कर लेते हैं टू प्रूफ, है ना। टू प्रूफ में आपको बोला गया है, आपको प्रूफ करना है AE/ED इज इक्वल टू BF/FC। देखिए इसको किस तरीके से करा जा सकता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। क्या करनी पड़ेगी? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स को राइट करते हैं। कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में आपको देखो, इसमें आपको BPT लगानी है या इनवर्स ऑफ BPT लगानी है, कन्वर्स ऑफ BPT लगाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ट्राइंगल बनाने के लिए इसके किसी एक डायगोनल को आपको ज्वाइन कराना पड़ेगा। तो आप A से C डायगोनल को क्या करवा दो? ज्वाइन करवा दो इस तरीके से।
आप ए से सी डायगोनल को ज्वाइन करवाएंगे ए से। तो जब आप इसको ज्वाइन करवा देंगे तो आपका जो एक्सप्रेशन होगा ये कुछ इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगी। ओके, अब आपको इसमें दो ट्राइंगल आसानी से बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे, तो आप उन ट्राइंगल्स के साथ इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट आया उसका नेम मैंने लिखा जी। तो अब आप इसको लिखेंगे जॉइन ए सी विच मीट्स ए सी एट जी। इसके बाद आप इसे प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। क्या करने की कोशिश करेंगे, प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो अब आप इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ में आप सबसे पहले एक ऐसा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे जिसमें ए अपॉन ई डी बन जाए। क्या बन जाए, ए अपॉन ई डी। तो आप लेंगे ट्राइंगल ए सी डी, आप लेंगे ट्राइंगल ए सी डी, और उसमें आप सबसे पहले मेंशन करेंगे कि कौन किसके पैरेलल है। तो आप बोलेंगे ई जी पैरेलल है किसके, डी सी के। ऐसा इसलिए है क्योंकि ई एफ पैरेलल किसके थी, ई एफ इज पैरेलल टू डी सी, ये आपको गिवन थी, और ई जी उसी ई एफ का क्या है, पार्ट है, तो ये भी पैरेलल होगी। जब पैरेलल लाइंस आपको गिवन होती हैं तो आप वहाँ बी पी टी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बी पी टी। और बी पी टी थ्योरम आपको इनेबल करती है कि आप लिख सकते हैं कि ए अपॉन ई डी ये इक्वल होने वाला है किसके, ए जी अपॉन जी सी के, ए जी अपॉन जी सी के, और इसे बोलेंगे आप इक्वेशन नंबर 1। अब आपको एक ऐसा ट्राइंगल कंसीडर करना है जिसमें बी एफ अपॉन एफ सी आ जाए। तो इस ट्राइंगल का नेम हो जाएगा ए बी और सी। तो इसके बाद आप बचे हुए पार्ट में आप राइट करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। आप मेंशन कर सकते हैं कि जी एफ इज पैरेलल टू ए बी। जी एफ किसकी पैरेलल है, ए बी के। ये आपने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ये क्वेश्चन में गिवन था। क्या था, गिवन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जब भी आपको पैरेलल लाइंस मिल जाती हैं तो उसके बाद आप क्या लगा सकते हैं, बी पी टी। और बी पी टी आप किस तरीके से लिखेंगे कि आपका रेशो आए बी एफ अपॉन एफ सी। तो आपका जो रेशो आए वो क्या है, बी एफ अपॉन एफ सी। अब बी एफ अपॉन एफ सी जब आप राइट करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा। तो देखो इस बार जो रेशो लिखा गया है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से लिखा गया है, यानी लोअर पोर्शन से। तो जो ट्राइंगल का जो रिमेनिंग साइड होगा उसका भी आप लोअर सेक्शन पहले लिखेंगे, ए जी अपॉन जी सी। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, ए जी अपॉन जी सी के, अकॉर्डिंग टू बी पी टी, है ना। तो अब आप इन दोनों सेक्शनों को लिखेंगे और आप बोलेंगे कि आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों की आरएचएस को अगर आप मैच कराते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि देट आर इक्वल। इसलिए क्या होगा, इसलिए ये होगा कि इनके एलएचएस पोर्शन भी आपस में क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। तो अब आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट इट एज, इनका जो एलएचएस पोर्शन है ये भी आपस में इक्वल होने वाला है, इसलिए ए अपॉन ई डी इज नाउ इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। इसका जो एलएचएस पोर्शन है ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये आपकी एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज नंबर 6.2 है उसका एग्जाम्पल है। तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 23 की करेंगे रीडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। प्यारे बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 22 में और वाला पोर्शन और दे रखा है, इसका अभी आपके लिए एक ऑप्शनल पार्ट है, उसको भी हम देख लेते हैं। अब उन्होंने बोला है कि इस क्वेश्चन के लिए एडी की जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है, ओके। और आगे उन्होंने ये बोला है कि ए का जो वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर है, ओके। आगे बोलते हैं ईसी का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए 22 गिवन है, और आगे थोड़ा और भी बोला है कि ए डी ई एंगल का जो वैल्यू है, ए डी ई एंगल का जो वैल्यू है ये 48 डिग्री है। और आगे वो बोलते हैं कि ए बी सी एंगल की आप वैल्यू बताओ।
आपको ए बी सी एंगल की क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि डी बी सेक्शन की जो लेंथ है वो 9 है। तो सबसे पहले इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको ये ट्राई करना होगा क्या ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। आपको चेक करना है पैरेलल हैं या नहीं, तो आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा, नेक्स्ट पेज पर इसको सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ, है ना, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो आपको क्वेश्चन में इतना डेटा गिवन था, है ना, इस डेटा को मैंने अभी बना लिया है आप सबके लिए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 22 के इस बी पार्ट का आंसर आपको राइट करना है। तो अभी मैंने आपको एक सजेशन दिया था, इसे कन्वर्स ऑफ बीपीटी की मदद से कर सकते हैं। किसकी मदद से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी की मदद से। तो ये भी एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। AD अपॉन DB इज इक्वल टू, आपका आंसर आएगा 6/9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 6/9 को, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 की टेबल से, 2/3 आ जाएगा। सिमिलर वे में आपको थोड़ा सा जो सेकंड वाली साइड है उसके लिए भी आपको रेशियो को क्या होगा, रेशियो को राइट करना पड़ेगा। तो आप सेकंड वाली साइड के लिए रेशियो राइट करेंगे इस तरीके से, AE/EC। इनकी वैल्यू पुट करेंगे, AE का वैल्यू आ जाएगा 8, EC का वैल्यू आ जाएगा 12। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे 4 की टेबल से, तो आपका आंसर आएगा 2/3। तो आपने देखा कि इस ट्राइंगल ABC के लिए, इन ट्राइंगल ABC वी कैन राइट इट एज AD/DB। इस ट्राइंगल के लिए AD/DB, इसका जो रेशियो आ रहा है AD/DB, इसको मैं रीराइट कर देता हूँ थोड़ा अच्छी हैंड राइटिंग में। AD/DB इज नाउ इक्वल टू, ये इक्वल है किसके, AE/EC के। ये किसके इक्वल है, AE/EC के। अब आपको पता है AD/DB किसके इक्वल आया है, AE/EC के। अब इसका मतलब क्या होगा कि बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन राइट इट एज, हम इसको राइट कर सकते हैं, हम इसको बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, हम बता सकते हैं कि DE इज नाउ पैरेलल टू BC। जो DE होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रेशियो इक्वल आया है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रेशियो इक्वल आया है। और जब DE पैरेलल हो जाएगी किसके, BC के, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसलिए ABC एंगल इक्वल होगा किसके, ADE के। और ADE की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितने की बनती, 48 डिग्री। तो आपके ABC एंगल का मेजरमेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 48 डिग्री। इस तरीके से आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 22 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप क्वेश्चन नंबर 23 की रीडिंग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अब रीडिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बोला गया है द लेंथ ऑफ, आपको बोला गया है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ओके, दैट मीन्स देखो एक सर्कल है। अब जो लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है आपको, लेंथ ऑफ टेंजेंट की लेंथ आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। और ये सर्कल के सेंटर से जो बाहर वाला जो एक्सटीरियर पॉइंट है ये कितना गिवन है, तो उन्होंने बोला गया है कि इसका जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर है। आप बता दो रेडियस ऑफ द सर्कल, आप क्या बता दो, रेडियस ऑफ द सर्कल। 10.1 थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपकी जो एक्सरसाइज दे रखी थी 10.1 उसका ये लास्ट क्वेश्चन है ना। और डेटा भी बहुत ज़्यादा ईजी दिया है। तो आपके बेसिक वाला जो पेपर आएगा काफ़ी इजी आएगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है। बहुत आसानी से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए इस मामूली से क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन चेक करवाता हूँ, सोल्यूशन सॉल्व करवाता हूँ। तो अब हमने कर लिया है पेज चेंज, और पेज चेंज करने से मैंने आपके लिए एक सर्कल और गिवन फिगर का क्या बना लिया, एक छोटा सा डायग्राम बना लिया है। अब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। तो आपको बोला गया था कि जो सर्कल के सेंटर से जो पॉइंट गिवन है ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। ओके, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो आपको दे रखा है AP का डिस्टेंस ये आपको 4 दे रखा था। आपसे पूछा जा रहा था आप इस टेंजेंट इस रेडियस OA का आप लेंथ बताओ। इसको मैंने क्या अज्यूम कर लिया, x। सबसे पहले तो मैं एक सेंटेंस राइट करूंगा 10.1 थ्योरम का स्टेटमेंट
तो अकॉर्डिंग टू 10.1 थ्योरम, आप चाहें तो डायरेक्ट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट ही लिख देता हूँ। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज एंगल ए जो होगा, चाहे आप एंगल ए बोलो चाहे आप OAP बोलो, ये एंगल की मेजरमेंट कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। जब किसी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो वह ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल OAP, एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए मैं इसमें क्या अप्लाई कर सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। सो आई कैन अप्लाई हियर पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसे ठीक कर लेते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है, तो वो होती है आपके लिए h² इज इक्वल टू B² प्लस P²। h² का जो आंसर आएगा वो आपके लिए आएगा 5², b का जो आंसर आएगा वो आएगा 4², और p की जगह पर आप वैल्यू पुट करेंगे x। 5 का जो आप स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 25, 4 का जब आप स्क्वायर करेंगे 16 आएगा इज इक्वल टू x²। 25 से आप 16 माइनस करेंगे, बहुत ही ईजी वे में 9 आ जाएगा, है ना। 9 आने के बाद आपको पता है 9 3 का स्क्वायर होता है, जहाँ से x² का आंसर फाइंड हो जाएगा। x की जो वैल्यू आएगी वो आपके लिए 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। x इस क्वेश्चन के लिए क्या है, रेडियस। x इस क्वेश्चन के लिए क्या है, रेडियस। तो अब आप लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस जो है वो x के इक्वल है और इसका आंसर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो आप क्वेश्चन नंबर 24 की रीडिंग करेंगे। अभी तक हम क्वेश्चन 23 को सॉल्व कर चुके हैं, 23 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24, और ये भी काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, इसको हम यहीं पे निपटा देंगे, है ना। और चाहें तो इसको नेक्स्ट पेज पर भी ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर आई थिंक ये ज़्यादा स्पेस भी कंज्यूम नहीं करेगा, तो इसको यहीं निपटा देते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आप सब बच्चों को टेबल लर्न होगी, आप सब बच्चों को क्या होगी, टेबल लर्न होगी। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से राइट करेंगे। देखो, सबसे पहले आप sin² 60, तो sin 60 की वैल्यू पुट करेंगे √3/2, और इसका आप कर देंगे स्क्वायर, इसका आप क्या कर देंगे, स्क्वायर। फिर आप tan 45 की वैल्यू पुट करेंगे, tan 45 की वैल्यू होती है 1। उसके बाद आप cos² 30 का वैल्यू पुट करें, cos² 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, और इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। ओके, अब फाइनली, अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, अब देखो इससे ज़्यादा इजी क्या दें आपके लिए। देखो ये दोनों नंबर कंप्लीटली सेम है, एक बार इसके सामने क्या लगा है, माइनस साइन लगा हुआ है, एक बार इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या होगा, प्लस। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। और आप तो जानते ही हो 2 1 जा क्या होता है, 2। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 24 भी क्या हो जाएगा, सॉल्व। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बहुत आसान पेपर है ना। आपकी तो चांस ही होने वाली है थोड़े ही टाइम में, आप तो एकदम रॉक कर दोगे पूरे पेपर को। फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 40 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 9th क्लास का क्वेश्चन है, ये 10th का है ही नहीं, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। इसको मैं अभी आपको सॉल्व करवाता हूँ, देखिए किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए पेज चेंज कर लेते हैं, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर राइटिंग के लिए देखो आपको क्वेश्चन राइट कर लेना था, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बोला था फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 40 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। आपको एक बड़ा सर्कल है, उसका जो एरिया है वो छोटे छोटे 2 सर्कलों के एरिया के सम के इक्वल है। तो उन्होंने बोला है एरिया ऑफ लार्जर सर्कल
इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये इक्वल है A1 प्लस A2 के। ये इक्वल किसके है? A1 प्लस A2, दो छोटे छोटे सर्कलों के एरिया के। अब आपको जो लार्जर सर्कल है जिसके बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं है, आप उसका डायमीटर फाइंड करना चाह रहे हो, तो आप उसके लिए पहले एरिया का क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। जो लार्जर सर्कल है उसकी रेडियस को क्या जूम किया है मैंने? आर। और जो स्मॉलर सर्कल्स हैं उनकी रेडियस को मैंने R1 और R2 बोला है, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। इसके बाद मैं क्या करूँगा? पाई कॉमन ले लूँगा दोनों तरफ से। तो जब मैं पाई को कॉमन लूँगा और उसके बाद इसको क्या करूँगा? सिंप्लीफाई करूँगा। क्या करूँगा? इसको सिंप्लीफाई। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरीके से। और सॉरी, ये कहाँ चला गया? इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और जो मेरा एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। किस तरीके से आएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब देखो, जो फर्स्ट वाला स्मॉलर सर्कल था उसकी रेडियस कितनी थी? 40, और दूसरे वाले की क्या थी? 9। तो अब मैं इन दोनों ही नंबरों का क्या करने वाला हूँ? स्क्वायर करने वाला हूँ। 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। 40 का स्क्वायर हम सब जानते हैं 1600 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 81। अब ये जो नंबर है इसको हम क्या करेंगे? सम करेंगे, ओबियसली सम ही करेंगे। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास नंबर आएगा 1681। कितना नंबर आ जाएगा? 1681। अब मुझे मालूम करना है ये नंबर है किसका स्क्वायर। तो अब मैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से फटाफट क्या कर लूँगा? इसका स्क्वायर फाइंड कर लूँगा। तो आप 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये। सो 4 से आप इसको है ना डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 16 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 81 ब्रिंग डाउन होगा, 1 मार्क करेंगे क्वोशिएंट में, और आपका जो आंसर है वो फटाफट कितना आ जाएगा? 41। यानी आपने जो नंबर फाइंड किया 1681, ये 41 का स्क्वायर है। यहाँ से आर का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 41 सेंटीमीटर। अब आपको इसका लिखना था डायमीटर। तो डायमीटर लिखने के लिए आप क्या करेंगे? रेडियस का डबल करेंगे। किसका डबल करेंगे? रेडियस का डबल करेंगे। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर, दैट मीन्स आपका आंसर आएगा 2 इंटू 41, और टोटल आंसर आ जाएगा 82 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही इजी वे में क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसके ऑप्शनल पार्ट को भी कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चनल जो ऑप्शनल पार्ट था उसकी करेंगे रीडिंग। तो अब तैयार हो जाइए रीडिंग के लिए इसके ऑप्शनल क्वेश्चन। इसके ऑप्शनल पार्ट में आपको बोला गया है ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमारे काम का डेटा है कि रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर गिवन है। सबटेंड से राइट एंगल क्या बनाती है? ये राइट एंगल थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारे लिए? 90 डिग्री हो जाएगी। आगे बोलते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट व्हेन पाई इज इक्वल टू 3.14। अब उन्होंने पाई को स्पेसिफिक कर दिया है, पाई आपको क्या लेना है? 3.14। तो आप गिवन डेटा के साथ माइनर सेगमेंट का क्या निकालेंगे? एरिया। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखो नेक्स्ट पेज पर मैंने जो आपको डेटा गिवन था उसको राइट कर लिया है। आर का वैल्यू आपके लिए 10 सेंटीमीटर गिवन था, थीटा का वैल्यू आपके लिए 90 डिग्री गिवन था। आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, आप इजीली क्या बोलेंगे? आप बोल सकते हैं कि सर इसका तो होता है फॉर्मूला, है ना, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में क्या कर सकते हैं? वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री एरिया ऑफ सेक्टर। इससे आप माइनस करेंगे आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2। थीटा का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हमारे लिए कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो रॉकेट साइंस टाइप हो। तो पाई का वैल्यू आप पुट करेंगे 3.14। आर का वैल्यू आपको क्वेश्चन में 10 गिवन है, तो आपको 10 का स्क्वायर करना है। थीटा का वैल्यू 90 गिवन है, आप 90 पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे 360 से, और आप आगे इनहेंस करेंगे, आगे मतलब प्रोसीड करेंगे। आर का फिर से वैल्यू पुट करेंगे 10 स्क्वायर, और साइन के बाद थीटा का वैल्यू आप पुट करेंगे 90, तो 90/2। इसी तरीके से कॉस के बाद भी आप वैल्यू पुट करेंगे 90/2, और आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो 3.14 इसका पॉइंट हटाएंगे तो आप डिवाइड करेंगे 100 से, और 10 का स्क्वायर भी बाई चांस क्या होता है? 100 ही होता है, तो ये तो काफ़ी इजी हो गया।
और 90 को डिवाइड करेंगे किससे, 360 से। फिर इसके बाद आप वैल्यू थोड़ा सा आगे मतलब आगे जो नंबर्स दे रखे हैं उनको भी सॉल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो 10 का जो स्क्वायर होता है वो आपके लिए 100 हो जाएगा, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और इसी तरीके से cos 45 इसकी भी वैल्यू आपके लिए क्या होगी, 1/√2। अब आप 100 से 100 डिवाइड करेंगे, 1 टाइम डिवाइड होगा, बहुत ही ईजी वे में, 0 से 0 सिंप्लीफाई हो जाएगा, 9 से ये 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 157 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, बोलो। तो आप बोलेंगे सर इसका जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 157/2। कितना आ रहा है, 157/2। इसमें से आप माइनस करेंगे 100/2 को, √2 मल्टीप्लाई √2 अब जब आप करेंगे आंसर आएगा 2। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 2 से आप इसे डिवाइड करो, 2 7 जब 14 हो जाएगा, 2 8 जब 16 हो जाएगा, 0.5 माइनस 50। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपका माइनर सेगमेंट का जो एरिया है वो इजीली ऑब्टेन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर इस तरीके का पेपर अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है तो आपके 100%, अगर आप थोड़ी सी भी बेसिक तैयारी भी करते हैं ना तो भी आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं है इस पेपर में। अब हम इसका सेक्शन सी सॉल्व करने जा रहे हैं। सेक्शन बी तक यानी दैट मीन्स 25 नंबर क्वेश्चन तक जो आंसर्स थे वो इस वीडियो में। इसके बाद वाले पार्ट्स के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो को देखना है, इसका पार्ट नंबर 3 या आई थिंक 4 होगा, तो आप उसको देख लेना। इसके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन पार्ट वाइज मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाए हैं, सेक्शन वाइज, जिससे वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो और आपको जो क्वेश्चन देखना है आप ईजीली उन क्वेश्चंस को देख पाएँ। तो आप इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखना। तो अभी क्वेश्चन नंबर 25 तक मैंने सॉल्व इस वीडियो में करवा दिया है। थैंक यू।